हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है? आज के लेक्चर पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नई यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसके हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर पे बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस यूनिट के अंदर, साथ ही साथ हम हमारा पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, इसको भी कवर करते हुए चलेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। बहुत इजी टॉपिक रहने वाला है, बहुत बढ़िया यूनिट है, आपको भी बहुत आसानी से आएगी। बट चीजें अगर आप देख रहे हैं, अपना टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो चीजों को अच्छे से देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूनिट को एक्सप्लेन, मैं आपको जो ये टॉपिक है, आपकी यूनिट का जो नाम है, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, उसका मतलब क्या है। तो देखो, ये आपसे बोलना क्या चाह रहा है, इस यूनिट के अंदर आपने क्या पढ़ना है। इस यूनिट के अंदर आपने पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। जो आपकी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जो मेटल के थ्रू बना। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिशन मेटल से बना हो। ट्रांजिशन मेटल मतलब आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट से बना। ओके, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोल सकते हैं, एक टाइप के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ही आपकी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें आपके पास सेंटर पे एक मेटल होता है और सराउंडिंग में क्या होते हैं, लिगेंड्स अटैच होते हैं। ओके, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए, या फिर बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो आपके किस टाइप के मेटल से बना हो, ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट से बना हो, उन कॉम्प्लेक्स के लिए आपने क्या ड्रॉ कराना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ड्रॉ कराना है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मतलब एक ऐसा स्पेक्ट्रा हमें ड्रॉ करना है जहां हम लोग इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाना है, और साथ ही साथ इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी डिटरमाइन कराना है। और आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर का है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का है। वो हमें कैसा पता चलता है, जब हम उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। तो वो हम कहां से देखेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाएंगे। समझ में आ रहा? तो हमने क्या करना है, इनिशियली सबसे पहले हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाना है, और उसी के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, उसी अरेंजमेंट के बेसिस पे हम उस कॉम्प्लेक्स के लिए, उस ट्रांजिशन मेटल के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने बस इतना काम करना है इस यूनिट के अंदर। बहुत इजी यूनिट है। ओके, पहला टॉपिक जो आपने डिस्कस करना है इस यूनिट के अंदर आपको, वो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, जो कि काफी इजी टॉपिक है। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो आपकी यूनिट है, इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, अब होता क्या है, मैं आपको बहुत सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ, बस आप पहले ये थ्योरी समझ लीजिए, थ्योरी आपको क्या बोलती है। ओके, इसी थ्योरी से आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। कैसे आया है आप जस्ट सुनिए। ये बोल रहा है कि the spectra of a transition metal complex is not as simple as it appears from just the splitting of a d orbit with the electron get promoted from the lower energy orbital set to a higher energy orbital set. Okay, ये क्या बोल रहा है? देखो, आप एक चीज मुझे बताओ, आप ऑलरेडी ना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ चुके हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए। कहाँ पे पढ़ चुके हैं? आपको याद है, जब आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर सीएफटी भी तो आप पढ़ते थे। सीएफटी में भी तो आप क्या करते थे, सीएफटी में भी तो आप यही करते थे ना, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाते थे। ओके, लेकिन ये बोल रहा है कि जो आपने सीएफटी में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था, वो इतना ज्यादा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। आप जस्ट यहाँ पर देखो, ये बोल रहा है एक्चुअली एनर्जी लेवल ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन विद द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर डिस्क्राइब नॉट ओनली बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बोल रहा है कि अगर आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी लेवल्स देखना चाहते हैं, अब एनर्जी लेवल मतलब ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, उसके अलावा और अलग अलग टाइप के एनर्जी लेवल्स जो हैं, अगर आप किसी ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए देखना चाहते हैं या फिर ट्रांजिशन मेटल के लिए देखना चाहते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती है। और आपको पता है, जब हम लोग सीएफटी में स्प्लिटिंग कराते हैं, सीएफटी में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाते हैं, तो सीएफटी में जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बनता है। समझ में आ रहा? मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सीएफटी ने भी आपको क्या बताया था, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करना बताया था। लेकिन सीएफटी के केस में जो आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, वो किसके बेसिस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे तो करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर को लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल एटम के लिए, या फिर आप बोलो ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए
एनर्जी लेवल्स चेक करना चाहते हैं। एनर्जी लेवल्स मतलब कि वही ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, और वही ग्राउंड स्टेट तो यहाँ हमने डिस्कस करनी है, लेकिन हमने ग्राउंड स्टेट नहीं बोला है, इससे हमने बोला है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। ओके, क्यों बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल आयन और एटम के लिए अगर आप एनर्जी लेवल्स को चेक करना चाहते हैं, तो आपको क्या है, ये जो एनर्जी लेवल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे आप एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, जिसकी वजह से आप एनर्जी लेवल्स को दिखाते हैं। वो फिनोमिनाज, वो बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो लिखा है देखो, बट ऑल्सो बाई ए डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन सच एज स्पिन स्पिन, ऑर्बिट ऑर्बिट, स्पिन ऑर्बिट, विच कैन कैटेगराइज बाय द सम स्पेशल सिंबल नोन एज ए टर्म सिंबल। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अगर आपने ड्रॉ कराना है किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए, ट्रांजिशन मेटल एटम के लिए, तो वहां पर को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं है, वहां पर को आपने अलग अलग इंटरेक्शन को भी अपने माइंड पर रखना है, जैसे स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, जैसे ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन, जैसे आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ये सारे इंटरेक्शन को भी माइंड पे आपने रखना है, जिनको आप सिंपल टर्म में टर्म सिंबल्स बोलते हैं। इन सारे टर्म सिंबल्स को भी आपने अपने माइंड पर रख के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाना है। लेकिन आपको याद है सीएफटी ने ये सारे इंटरेक्शंस की तो बात ही नहीं की थी। सीएफटी ने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात की थी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करके क्या कर दिया था, सीधे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर दिया था, जो कि सरासर गलत है। समझ में आया? तो उसी स्पेक्ट्रा को डिस्कस ना करते हुए दूसरा स्पेक्ट्रा बनाने की ट्राई की गई थी, जो कि ये सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करता था। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी साथ लेते हुए चलता था, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन को भी साथ लेते हुए चलता था, ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन को भी साथ साथ लेते हुए चलता था, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को भी साथ साथ लेते चलता था। ओके, अब ये स्पिन स्पिन, ऑर्बिट ऑर्बिट, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। पहले आप यहाँ पर देखो, मैं आपको ये क्या बोल रही थी कि सीएफटी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को साथ लेते हुए चलता है, वो भी मैं आपको समझा दूं कि क्यों, ऐसे क्यों कह रही हूँ मैं। ओके, तो इसका रीजन क्या है कि देखो, सपोज मैं सीएफटी का कोई एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूं। जैसे मैंने ले लिया ML6। ओके, ML6 मतलब ये मेरा कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, वो भी कैसा, ऑक्टाहेड्रल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो सीएफटी क्या कहती थी, देखो मैं उतने अंदर आपको जाके नहीं समझाऊंगी, क्योंकि सीएफटी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ओके, तो अभी मैं जैसे आपको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सीएफटी आपको क्या बोलती थी। सीएफटी आपको ये बोलती थी कि अगर आपने किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने एग्जांपल के लिए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या लिया है, ML6 कॉम्प्लेक्स। ओके, इस कॉम्प्लेक्स के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इनिशियली सबसे पहले मुझे अपना मेटल उठाना होगा। ये मेटल कोई भी हो सकता है। इस मेटल का जो डी ऑर्बिट है उसे मुझे लेना होगा। तो लास्ट ऑर्बिट क्या है, डी ऑर्बिट। मैंने यहाँ पर इसका डी ऑर्बिट लिया इस मेटल का। अभी ये मेटल मेरा आइसोलेटेड है, ठीक है, अकेला है, इसमें कोई दूसरा लिगेंड वगैरह अप्रोच नहीं किया हुआ, मेटल अकेला है। तो सपोज मैंने मेटल का डी ऑर्बिट यहाँ लगा दिया, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, इस मेटल के डी ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उससे मुझे यहाँ फिल करना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस मेटल का क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो करना होगा, तभी तो वही चीज तो मैंने बोली कि जो आपका सीएफटी था, सीएफटी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बताता था, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा था वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था। तो सपोज मैं बोलूं कि सपोज मेरा कोई भी ट्रांजिशन मेटल का एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने ले लिया टाइटेनियम का Ti2 पॉजिटिव आयन का। ओके, तो अगर Ti2 पॉजिटिव आयन के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगी, तो क्या होगा, Ti2 पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना होता है आपका, यहाँ पर Ar हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3d2। यानी कि मुझे पता चलेगा कि Ti2 पॉजिटिव के जो 3d ऑर्बिट है, जो आपका d ऑर्बिट मैंने यहाँ लगाया है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ ऐसे फिल कर दूंगी। अब क्या होगा, मेटल अकेला है तो मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकती, मेटल के साथ मुझे किसका अप्रोच कराना होगा, लिगेंड। तो मेटल के साथ जैसे लिगेंड अप्रोच करते हैं, तो आपको पता है मेटल में भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड तो खुद में एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो जब नेगेटिव नेगेटिव चीज पास आती है तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन की वजह से ये डी ऑर्बिट क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है 2 सेट में, और इन्हीं सेट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड सेट, और ये हो जाता है ग्राउंड स्टेट। यानी कि ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, ये होती है ग्राउंड स्टेट, जिसको आप बोल रहे हैं एनर्जी लेवल्स। तो ये 2 एनर्जी लेवल पे टूट गया। तो हमको क्या है, सीएफटी ने भी तो एनर्जी लेवल के बारे में ही बताया। इसने बोला कि आप अपने मेटल का डी ऑर्बिट निकालो, डी ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो। इलेक्ट्रॉन को फिल आपने किया, अभी आपका मेटल आइसोलेटेड है, लेकिन मेटल के साथ जैसे आप लिगेंड अप्रोच कराएंगे तभी तो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो मेटल के साथ जैसे आपने लिगेंड अप्रोच कराए, तो क्या होगा, आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल में जो डी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव स्पीसीज है। रिपल्शन
फ्रिक्शन की वजह से आपका जो ये डी सेट है वो टूट जाएगा दो सेट में। और ये टूटता कैसे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स है। वो सारी चीजें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको वो ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो फिर क्या होगा यहाँ पर देखो, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ तो ऑक्टाहेड्रल दो सेट कैसे टूटता है। एक्साइटेड वाली सेट को बोला जाता है ईजी और ग्राउंड स्टेट वाले सेट को बोला जाता है T2G। और हमने यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन भी फिल करना है। दो इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर है, तो दो इलेक्ट्रॉन में कुछ ऐसे फिल कर दूंगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बन गया। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किसने बताया था, CFT ने बताया था। बट हमने क्या बोला, CFT ने एनर्जी लेवल्स के बारे में तो बताया। देखो ये दो एनर्जी लेवल्स के बारे में CFT ने बता दिया, ओके। लेकिन ये दो एनर्जी लेवल्स किसके बेसिस पे बने हुए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बने हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, ओके। लेकिन ये बोल रहा है कि एनर्जी लेवल किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए, ट्रांजिशन मेटल एटम के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बनाना बिल्कुल गलत है। हमने यहाँ अलग अलग फिनोमिनास को भी माइंड पर रखते हुए चलना है, जैसे स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ओके। अभी स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है। स्पिन स्पिन इंटरेक्शन मतलब देखो आपको पता है ये आपका किसका, देखो ये आपका क्या है, मैंने CFT का आपको स्प्लिटिंग दिखाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को ये जो डी ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास डी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पर को जैसे लिगेंड्स ने इस डी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से अप्रोच किया तो यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई और दो एनर्जी लेवल आपको मिले, ओके। लेकिन स्पिन स्पिन इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक मेटल लिया था, स्पेसिफिकली कौन सा लिया था, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव के डी ऑर्बिट में मैंने दो इलेक्ट्रॉन दिखाए। अब होता क्या है कि जो आपको CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वो ये कि यहाँ पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बीच में स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होता है। अभी मैं बताऊंगी स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है क्या। अभी जस्ट देखो कि यहाँ पे जो ये डी ऑर्बिट है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करती हैं। उसी इंटरेक्शन को आप बोलते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से आपको नए एनर्जी लेवल्स मिलेंगे जो आपको CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से CFT आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नहीं बता पाई थी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब स्पिन स्पिन इंटरेक्शन मतलब देखो आपने जैसे टाइटेनियम की डी ऑर्बिट में यहाँ पर को दो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी होता है, ओके। अगर आपकी पता है अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। तो अगर एक चीज बताओ कि अगर एक चार्ज बॉडी अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करेगी तो वो क्या जनरेट करेगी, एक स्पिन जनरेट करेगी। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन जनरेट करेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन स्पिन जनरेट कर रही है तो सेम फंक्शन दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो करेगा, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज बॉडी है, वो भी अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, तो वो भी एक क्या करेगी, स्पिन जनरेट करेगी, ओके। तो होता क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन से दूसरी इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट कर जाती है, इसी टाइप के इंटरेक्शन को आप बोलते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी मैं आपको थ्योरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी। अभी जस्ट इतना देखो कि स्पिन स्पिन इंटरेक्शन मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन के पास अपनी स्पिन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास अपनी इलेक्ट्रॉन स्पिन है, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन होता उसके पास भी अपनी स्पिन होती है, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो जब आपस में इंटरेक्ट करती है, इसी टाइप के इंटरेक्शन को आप बोलते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, ओके। अभी स्पिन स्पिन इंटरेक्शन की वजह से ये जो आपका डिजनरेटेड सेट है वो नए नए एनर्जी लेवल्स पे स्प्लिट करता है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिलते हैं जो आपकी CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और अगर अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिलते, कोई नए एनर्जी लेवल्स मिलते तो हमें कोई नया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता, वही चीज हमने डिस्कस करनी है, समझ में आया। दूसरा इंटरेक्शन, दूसरा है आपका ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन को समझने से पहले आप स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन समझो, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ, आप जैसे ऐसा समझो, देखो आपको पता है ना, आपको अगर मैं कोई एटम लू, कोई हमने कोई एटम ली, जैसे टाइटेनियम की यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें, तो जैसे टाइटेनियम का एटम मैंने लिया, तो क्या होता है, एटम कैसा होता है, एटम कुछ ऐसा होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, मतलब ये पूरा ऑर्बिट है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, यहाँ पर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है, ये तो ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन का मोशन आपने कभी ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेम वैसे ही मोशन में रहती है जैसे आपकी क्या रहती है, अर्थ रहती है,
कैसे? जैसे अर्थ और सन रहते हैं वैसे आपका क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कैसे? देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन शक्तिमान की तरह रिवॉल्व करता है, यानी कि ये अपनी एक्सिस पर तो रिवॉल्व करता ही है, साथ ही साथ इस न्यूक्लियस के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है, जैसे आपकी अर्थ करती है। अर्थ भी तो ऐसा ही करती है, सन सेंटर पर होता है, अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, साथ ही साथ सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करती है। समझ में आया? सेम चीज आपका कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे तो रिवॉल्व करती है, साथ ही साथ पूरे ऑर्बिट में भी क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अब होता क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस में रिवॉल्व करने की वजह से इसका एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट किया गया एंगुलर मोमेंटम, ये एक अपना एंगुलर मोमेंटम को जनरेट करती है क्योंकि एक चार्ज बॉडी है, ओके। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे तो रिवॉल्व कर रहा है, साथ ही साथ ये क्या करता है, पूरे ऑर्बिट के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एक और एंगुलर मोमेंटम मिलती है जिसे आप बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके हैं, ओके। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट किए गए एंगुलर मोमेंटम से ऑर्बिट के थ्रू जनरेट हुए हुए एंगुलर मोमेंटम का इंटरेक्शन होता है, इसी इंटरेक्शन को आप क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। मतलब जब आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑर्बिट के थ्रू जनरेट किए गए एंगुलर मोमेंटम से इंटरेक्ट करती है, इस टाइप के इंटरेक्शन को आप क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। सिमिलरली ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या हुआ, जब ऑर्बिट का के थ्रू जनरेट किया गया एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट के ही एंगुलर मोमेंटम से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, इसी इंटरेक्शन को आप क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन। समझ में आया? तो ये इंटरेक्शन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इस इंटरेक्शन की वजह से आपको देखने को मिलेगा ये जो आपका एनर्जी लेवल है जो इनिशियली डीजनरेटेड है, जिसकी एनर्जी लेवल्स क्या है, इक्वल है, वो क्या होते हैं, नए नए एनर्जी सेट्स में टूटते हैं। और नए नए एनर्जी सेट अगर आपको मिलेंगे, नए नए एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, तो आपको नए टाइप का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मिलेगा। वो चीज आपको सीएफटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो चीज आपने आज यहाँ पर को डिस्कस करनी है, ओके। अब मैं आपको ये जो मैंने आपको ये स्प्लिटिंग बताई, ये जो इंटरेक्शन बताया, अगर मैं आपको डायरेक्टली उस पर लेके चलूँ तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये क्या बोल रहा है। देखो, बोल रहा है यहाँ पे, आप देख लीजिए, ये बोल रहा है कि अगर आपका जो ये डीजनरेटेड लेवल है, या फिर आप बोल सकते हैं आपका जो डी ऑर्बिट है, या फिर आपके जो मेटल के जो ऑर्बिट है, जो आपके अनफील्ड शेल है, उसमें बोल रहा है आपको अलग अलग टाइप की इंटरेक्शन देखने को मिलेंगी। जनरली दो टाइप के इंटरेक्शन ये बोल रहा है। पहला इंटरेक्शन है आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, या फिर आप बोल सकते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। दूसरा है आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, या फिर आप बोल सकते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ओके। अब ये होता क्या है, देखो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब हो गया आपका वही चीज, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। इसमें होता क्या है मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ, यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। ये बोल रहा है, देखो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में ये बोल रहा है कि जो आपको पता है कि आपके जो, जैसे मैंने यहाँ पर कोई डी ऑर्बिट आपको दिखा है, ठीक है, ये डी ऑर्बिट है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपके अनपेयर्ड पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, ओके। तो हो क्या सकता है, ये दोनों भी तो एक दूसरे के मतलब एडजेसेंट पोजीशन में, और एक दूसरे दोनों क्या अनपेयर्ड है। तो हो क्या सकता है, ये भी एक नेगेटिव स्पीसीज है, ये भी एक नेगेटिव स्पीसीज है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे, जैसे सीएफटी ने भी बोला, सीएफटी ने क्या बोला, लिगेंड आपकी एक नेगेटिव स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये लिगेंड के नेगेटिव चार्ज इस फ्री इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे के क्लोज आना चाहेंगे, एक दूसरे से अप्रोच करना चाहेंगे, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। उसी रिपल्शन की वजह से तो यहाँ पर आपको दो एनर्जी लेवल देखने को मिले, ये आपको सीएफटी ने बताया था। लेकिन सीएफटी ने किसके इंटरेक्शन के बारे में बताया, सिर्फ लिगेंड और आपके ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच के इंटरेक्शन के बारे में बताया, ना कि आपके ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके आपस के इंटरेक्शन के बारे में बताया। समझ में आया? तो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर बोल रखा है जो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन या फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब ये बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए अनफिल्ड शेल repel each other and the energy of a configuration depend upon the number of electron occupy the orbit relative to each other. This led to a inter-electronic repulsion resulting to the splitting of a degenerated configuration into a number of energy levels or energy term. Okay, तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पर को जो आपके जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकता है, इनके बीच में भी आपस में क्या हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों भी एक टाइप की नेगेटिव स्पीसीज है। तो अगर आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या, या फिर ये दोनों, या फिर इसके बगल में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनफील्ड इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में रिपल करेंगे, इनके रिपल्शन की वजह से भी आपका जो ये डीजनरेटेड सेट है ना, डीजनरेटेड सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे ऑर्बिट्स की एनर्जी इक्वल है, ये डिजनरेटेड सेट क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी
एनर्जी लेवल पे स्प्लिट कर सकता है। ओके, तो अगर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पे स्प्लिट करेगा तो आपको एक नया टाइप का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा जो कि आपकी सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इतनी चीज समझ में आई। और इसी टाइप की इंटरेक्शन को, इसी टाइप की रिपल्शन को आप क्या बोलते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से आपको नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। ओके, और उन एनर्जी लेवल को आप क्या बोलते हैं, एनर्जी टर्म बोलते हैं। ठीक है, TERM है। ओके, इतनी चीज क्लियर आई। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका स्पिन ऑर्बिट रिपल्शन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पिन ऑर्बिट रिपल्शन मतलब कि आपको पता है आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक टाइप की चार्ज बॉडी है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मोशन में रहता है, अपने एक्सिस में भी और आपके ऑर्बिट के अलोंग वहां भी। ओके, तो अगर हम पहला केस ये लें कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी और वो अपनी एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, इट मींस वो एक टाइप का एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेगा, और उस एंगुलर मोमेंटम को आप क्या बोलेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब एक एंगुलर मोमेंटम आपको मिल गया, कब मिला, जब आपका इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, बट आपको पता है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस में तो रिवॉल्व करता है, साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस में रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के चारों ओर यानी कि ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है। समझ में आया? तो इसी रिवॉल्यूशन की वजह से, सॉरी इसी मोशन की वजह से आपका ऑर्बिट भी एक टाइप का एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है। उस एंगुलर मोमेंटम को आप क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए कि जब आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और जब आपका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, जो कि दोनों कब जनरेट होते हैं, जब आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, जो कि एक टाइप की चार्ज बॉडी है। ओके, उसकी वजह से जनरेट होते हैं। ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से भी जो आपका डीजनरेटेड एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट में स्प्लिट कर जाता है। और इस केस में वो एनर्जी स्टेट को आप पर्टिकुलर टर्म से जानते हैं, इसे आप बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट। समझ में आया? और इसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक को स्टेट को दूसरे टर्म से भी जाना जाता है, इसे आप बोलते हैं एटॉमिक टर्म। ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आई है। तो ये बोल रहे हैं इस टर्म को टाइप की स्प्लिटिंग की वजह से जो आपके डिजनरेटेड सेट होते हैं वो नए नए एनर्जी लेवल्स आपको देखते हैं, और उन एनर्जी लेवल्स को आप क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट, या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक टर्म। ओके, और इसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट में से एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट होती है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। समझ में आया? तो ये जो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का टर्म जो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है, ये आपको किसकी बात कर रही है, ये आपको इस टाइप की स्प्लिटिंग की बात कर रही है। ये बोल रहा है कि जब आपकी जो डिजनरेटेड सेट में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब आपकी स्पिन ऑर्बिट रिपल्शन होती है, या फिर आप बोल सकते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है, तो इसी इंटरेक्शन की वजह से आपका जब डिजनरेटेड सेट नंबर ऑफ लेवल्स पे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट में टूट जाता है, उसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट में से एक टर्म आपकी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। एक टर्म क्या होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्साइटेड स्टेट। ओके, ऐसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट आपके पास हो सकती है, बट हमने नंबर ऑफ नहीं पढ़नी, आपने पर्टिकुलर पढ़नी है कौन सी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, जिसको हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस करना है। तो समझ में आया कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये भी आपकी एक टाइप की ग्राउंड स्टेट है, बट इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मतलब ये कब जनरेट हो रही है, जब आपके डिजनरेटेड सेट में स्पिन और ऑर्बिट के बीच में रिपल्शन हो रहा है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हो रहा है, उस वजह से जो आपको, उस वजह की स्प्लिटिंग की वजह से जो आपको एनर्जी स्टेट मिलती है, एटॉमिक टर्म मिलते हैं, उसी टर्म को आप बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। समझ में आया? जिसके लिए अगर आप एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो एनर्जी की वैल्यू कुछ इस टाइप की होती है। अभी आपने जस्ट सुनना है, अभी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। एनर्जी की वैल्यू होती है मल्टीप्लिसिटी एल अपॉन जे, एल अपॉन नहीं, एल के नीचे आ जाता है जे, ये होती है इसकी एनर्जी की वैल्यू। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कैसे, बहुत इजी है। समझ में आया? तो पता चला स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहां से आया, तो यहां से आया। ठीक है, अब बोल रहा है एक और टाइप की आपके पास एक और टाइप की आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे हमने एक एनर्जी लेवल क्या बोला, हमने बोला एक एनर्जी लेवल्स को आप एक टर्म देते हैं, एनर्जी टर्म, आप उसे बोलते हैं एनर्जी टर्म। ओके, आपके पास अब एक और टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं। हमने दो टाइप के एनर्जी लेवल्स देखे, जिसमें से इंपॉर्टेंट हमारे ये थे। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट, जिसे आप एटॉमिक टर्म भी बोलते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स हैं। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स आपने जो पढ़ने हैं वो है आपके माइक्रो स्टेट। ओके, अब ये बोल रहा है कि एक और टाइप की स्प्लिटिंग आपके डिजनरेटेड सेट पर हो सकती है। उस टाइप की स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है, जीमन इफेक्ट की वजह से हो सकती है, या फिर लिगेंड फील्ड की वजह से हो सकती है। तो अगर इस टाइप के, अभी मैं बताऊंगी ये दोनों इफेक्ट क्या होते हैं,
तो इस टाइप की इफेक्ट की वजह से जब आपके डिजनरेटेड सेट पे, ये जो आपका डिजनरेटेड सेट है, ये अगर जीवन इफेक्ट की वजह से या फिर फील्ड इफेक्ट की वजह से यहाँ पर को फर्दर स्प्लिटिंग करेगा, तो स्प्लिटिंग के बाद जो आपको एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, नए नए टाइप के एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, और उन एनर्जी लेवल को आप एक टर्म देंगे जिसे आप बोलेंगे माइक्रोस्टेट। ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये भी पूछेंगे, जैसे अभी हमने पूछा ना, जैसे अभी आपको क्वेश्चन बना है कि आपने क्या करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को निकालना है, वैसे आपसे निकालना पूछेंगे माइक्रोस्टेट को। ओके, तो माइक्रोस्टेट कहां से आया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब माइक्रोस्टेट को क्या होता है, माइक्रोस्टेट एक टाइप का नॉन डिजनरेटेड लेवल होता है, यानी कि ये जो माइक्रोस्टेट होता है वो सबसे छोटा लेवल होता है, इससे आप फर्दर दूसरे एनर्जी लेवल पे स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको पता है ये जो माइक्रोस्टेट जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, मैंने कहा दो इफेक्ट की वजह से, जीमन इफेक्ट और लिगेंड फील्ड। अब जीमन इफेक्ट क्या होता है आपको पता है, जीमन इफेक्ट क्या होता है, जीमन इफेक्ट मतलब जब आपकी स्पेक्ट्रल लाइन किसकी वजह से स्प्लिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मतलब सेम चीज जहां अप्लाई होगा, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका ये डिजनरेटेड सेट है ना, ये किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, किसकी वजह से फर्दर स्प्लिट कर रहा है, आपके बाहर से अप्लाई किए गए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यानी कि आपके पास एक डिजनरेटेड एनर्जी लेवल था, सपोज ये आपका डिजनरेटेड एनर्जी लेवल है, ये डिजनरेटेड एनर्जी लेवल की एनर्जी इक्वल है मतलब। ठीक है, अब आपने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो डिजनरेटेड एनर्जी लेवल था, ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पे स्प्लिट कर गया। तो यहाँ पर को जो एनर्जी लेवल्स आपको यहाँ पर को मिलेंगे, ये एनर्जी लेवल्स को आप क्या बोलेंगे, माइक्रोस्टेट। ओके, तो माइक्रोस्टेट कब जनरेट होता है, जब आपका डिजनरेटेड एनर्जी लेवल जीमन इफेक्ट की वजह से, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नए नए एनर्जी लेवल्स पे टूटता है, जिसे आप बोलते हैं माइक्रोस्टेट। ओके, दूसरा है आपका फील्ड, लिगेंड फील्ड। लिगेंड फील्ड मतलब लिगेंड की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है, उसकी वजह से लिगेंड की फील्ड की स्प्लिट, लिगेंड की फील्ड की वजह से जो आपकी डिजनरेटेड एनर्जी लेवल नए नए एनर्जी लेवल्स पे स्प्लिट करते हैं, इसी टाइप की स्प्लिटिंग को आप क्या बोलते हैं, लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग। और यहाँ पर को जो आपको एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, इन्हें आप बोलते हैं माइक्रोस्टेट, जो कि नॉन डिजनरेटेड है, इसे आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल देती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम हो गई है ये। अब मैं ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब हमने क्या करना है, देखो मैंने आपको इस शॉर्ट में यहाँ पर को लिखा है, देखो सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करना है वो चीज यहाँ पर को समराइज की हुई है। ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपने अपने ट्रांजिशन मेटल के लिए या फिर ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके डिजनरेटेड सेट बना लेना है। ठीक है, जैसे मेरे को पता चला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो मुझे पता चला कि मेटल, जैसे मैंने क्या ले लिया था, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव लिया था ना, इसके लिए जो आपका 3D है, 3D सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। तो मुझे पता चला कि 3D सेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे फिल कर दिए, तो मेरे डिजनरेटेड सेट बन गया। ओके, अब ये बोल रहा है अगर ये डिजनरेटेड सेट में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, मैंने आपको बताया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर इस सेट में हुआ, तो यहाँ पर जो आपको इस टाइप की रिपल्शन की वजह से जो स्प्लिटिंग मिलेगी इस डिजनरेटेड सेट की, उसे आप बोलेंगे एटॉमिक टर्म्स। तो ये जो टर्म्स यहाँ पर को जो स्प्लिटिंग हुई, इस स्प्लिटिंग को आप क्या बोलेंगे, ये आपके क्या होते हैं, एटॉमिक टर्म है। ठीक है, दूसरा, अगर यहाँ पर को आपके डिजनरेटेड सेट में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हुई, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से जो आपको यहाँ पर एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, उन एनर्जी लेवल्स को आप क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म, जिसे आपने कैलकुलेट करना है। क्या था आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक, क्या था आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर को अगर आपके डिजनरेटेड सेट में क्या होगा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, तो आपको क्या मिलेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेंगे। समझ में आया? और अगर यहाँ पर को क्या होगी, लिगेंड फील्ड इफेक्ट हुआ, तो आपको यहाँ पर जो मिलेंगे वो होंगे मुलिकन्स टर्म। और अगर यहाँ पर को क्या होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, यानी कि जीमन इफेक्ट होगा, तो यहाँ जो आपको स्टेट मिलेंगी वो आपकी क्या होंगी, माइक्रो स्टेट होंगी। समझ में आया? तो ये तो जस्ट आपका इंट्रोडक्शन में था, हमने छोटी छोटी सी चीजों को रिवीजन में लिया, इतनी चीज क्लियर आई, तो ये जस्ट अपने माइंड पर रखेगा। ठीक है, अब हम लोग पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म पे। ठीक है, ये हमारी होगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म। मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म है क्या। देखो अभी आपने ये चीज समझ गई कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होती क्या है। अब इनको निकालना मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो निकालने के लिए हमको एक रूल यूज करना होता है। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो उस रूल को हम बोलते हैं हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या करता है, हुन्स रूल कुछ स्टेटमेंट आपको देता है, ये 2-3 स्टेटमेंट आपको देता है। इन स्टेटमेंट की हेल्प से आपको बताना होता है, इन स्टेटमेंट की हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दी हुई है
उन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में से पर्टिकुलरली ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी आपको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हुंड्स रूल। ओके, अब ये थ्योरी मैं आपको अभी नहीं डिस्कस कराऊंगी, ये थ्योरी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी एग्जांपल के बाद। तो पहले मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल से पढ़ने से पहले हमको एक और चीज समझनी पड़ती है, वो है क्वांटम नंबर्स। ओके, अब आप बोलेंगे ये क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर्स तो आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस पे पढ़ चुके हैं और आपको आते भी है। ओके, तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनको हमने डिस्कस नहीं करना, ये मैंने जस्ट आपको रिवीजन के लिए यहाँ पर ऐड किए हुए। हमने पढ़ना क्या है, इनके अलावा भी कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं अदर क्वांटम नंबर्स। ये अदर क्वांटम नंबर हमने यहाँ पर को डिस्कस करने और इसी क्वांटम नंबर के बेसिस पे आप अपने स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म की वैल्यू को निकालते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। बट मैं ये आपको पहले डिस्कस नहीं कराऊंगी, पहले मैं अभी भी आपको एग्जांपल कराऊंगी ताकि आप बोर ना हो। देखिए एग्जांपल आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमने लिया है D2 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हमने बताना है D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन समझ रहे, आपको क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं दिया है ना, आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया है उस पर आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया, उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ आपने यहाँ पर को नहीं करना। आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने डायरेक्टली क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म को या फिर आप बोल सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है। फॉर्मूले में यहाँ पर लिखा होता है कैपिटल एल, और इस कैपिटल एल की पावर पे आपको यहाँ पर को क्या दिखेगा, मल्टीप्लिसिटी। ओके, यहाँ पर हो गया आपका मल्टीप्लिसिटी, और इस एल के बेस में क्या दिखेगा, कैपिटल जे। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म की वैल्यू को। ओके, अब आप बोलेंगे ये तो थोड़ा टफ सा दिख रहा है, टफ सा बिल्कुल नहीं है, आपको मैं इसे सिंपल करके दिखाऊं। तो देखो आपको पता है मल्टीप्लिसिटी का अपना फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है 2s+1। तो मैंने मल्टीप्लिसिटी की प्लेस पे क्या लिख दिया, 2s+1। इसके यहाँ पर लिख दिया l, और l के बेस में मैंने लिख दिया j। तो अब देखो जो आपका फॉर्मूला है वो सिंप्लीफाई हो गया। तो ये है आपका फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप ग्राउंड स्टेट की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर आपको ना कुछ नए टर्म, नए वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। वो क्या है, एक है आपका s, s आपका कैपिटल है, ओके। दूसरा है आपका कैपिटल L, एक है आपका कैपिटल J। तो देखो अभी तक आप जो क्वांटम नंबर्स पढ़ते थे ना, वहां आपने स्मॉल एस पढ़ा था, और अब आपने क्या पढ़ना पड़ रहा है, कैपिटल एस। अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं, स्मॉल एल, बट अब आपने क्या पढ़ना पड़ रहा है, कैपिटल एल। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये जो कैपिटल एस, कैपिटल एल, स्मॉल सॉरी कैपिटल एल, कैपिटल एस, कैपिटल जेड, जे जो है, ये आपके कुछ नहीं है, कुछ मतलब कोई नई चीज नहीं है, ये आपके क्या है, अदर क्वांटम नंबर्स। तो इनको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, अदर क्वांटम नंबर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आपको यहाँ पर को एस की वैल्यू पता चल जाए, एच की एल की वैल्यू पता चल गई, या फिर जे की वैल्यू पता चल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म की वैल्यू को निकाल देंगे। तो आपको ये वैल्यूज भी क्या है, बहुत आसानी से पता चल जाएंगी। मैं आपको डायरेक्टली समझाती हूँ कैसे। ओके, तो देखो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले की हेल्प से बताती हूँ। तो देखो होता क्या है, देखो अगर आपसे पूछा जाए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म की वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले आप अपने शेल्स बनाइएगा। जैसे डी ऑर्बिट हमसे बोला गया है, तो मैंने यहाँ पर अपने डी ऑर्बिट दिखा दिए, और डी ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए, क्योंकि D2 बोला था तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे पहले मैं क्या निकालू, सबसे पहले मैं एस की वैल्यू निकालू। और एक और चीज, जो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म की वैल्यू आएगी ना, वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगी, वो कोई नंबर्स वगैरह नहीं होगी, वो क्या होगी, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगी। आप बस s की वैल्यू को यहाँ पर डालो, जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आपकी पावर में ही होगी। l की वैल्यू आपकी ऐसे ही आएगी, j की वैल्यू आपकी नीचे बेस पे ही आएगी, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी टाइप का होता है। कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखो s का मतलब क्या है, देखो पहले आप देखो कैपिटल S आपको क्या दिखाता है। ये जो कैपिटल S है ना, ये अदर क्वांटम नंबर तो है, बट इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आप स्मॉल s की वैल्यू को S1, S2, S3 इनको जब आप ऐड करते हैं ना, तो आपको क्या है, कैपिटल S की वैल्यू निकलती है। ओके, अब ये स्मॉल S1, S2, S3 क्या है, ये है आपके स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है आपके इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, स्पिन होती है। अगर आप इनकी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो आपको कैपिटल S की वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगी। समझ में आया।
तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, दूसरा इंक लेती हूँ। देखो आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है, आपकी इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 स्पिन में रह सकता है, आइदर प्लस हाफ में रह सकता है, मे बी आपका क्या रहे माइनस हाफ के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो प्लस हाफ के फॉर्म में कब रहेगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसी स्पिन का होगा। माइनस हाफ में कब रहेगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसी स्पिन का रहेगा। ओके, और आपको पता है एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। तो इसकी स्पिन अगर प्लस हाफ है तो इसकी स्पिन क्या होगी, माइनस हाफ। तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, टोटल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वैसे ही हमने क्या निकालना है, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैपिटल एस की वैल्यू। तो आपने क्या करना है, आपको पता है D2 कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की ओर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस हाफ। और दूसरे इलेक्ट्रॉन भी आपका ऊपर की ओर, यानी कि अब क्या है, क्लॉकवाइज स्पिन है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, प्लस हाफ। तो आपको पता है प्लस हाफ प्लस हाफ, यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपने लेना है, S3 यहाँ पर को नहीं है। तो अगर आपको S निकालना है तो आप क्या करेंगे, S1 प्लस S2। तो S की वैल्यू क्या होगी, हाफ प्लस हाफ क्या होगी, 1। तो आपको क्या पता चला, S की वैल्यू क्या आई, आपकी 1 आई। तो समझ में आया S की वैल्यू कितना आसान था निकालना, तो आपने S की वैल्यू आसानी से प्रिडिक्ट कर दी। ठीक है, अब मैं आपको S की वैल्यू के यूज भी बता दूं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एस मतलब क्या होता है, कैपिटल एस मतलब होता है टोटल स्पिन। जैसे आपका स्मॉल एस मतलब क्या होता है, स्पिन होता है, नॉर्मल स्पिन की आप बात करते हैं। कैपिटल एस मतलब होता है टोटल स्पिन, ये पूरे स्पिन की बात करती है। आपने सारे इलेक्ट्रॉन की जब आप स्पिन को मिक्सअप कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उससे आप बोलते हैं कैपिटल एस, जिसे आप बोलते हैं टोटल स्पिन। और वो एक टाइप का क्या है, अदर क्वांटम नंबर है। ओके, अब इसका यूज कहाँ आता है, इसका यूज किया जाता है जब हम लोग मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में एस की वैल्यू होनी जरूरी है। जब आपको एस की वैल्यू पता चलेगी तभी आप मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। और जब आप मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1। तो यहां से जो वैल्यू निकलती है उसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, यानी कि मल्टीप्लिसिटी कैसी है, सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है या फिर क्वाड्रेट है। इतनी चीज समझ पाए। तो देखो हमें क्या पता चला, यहाँ पर एस की वैल्यू हमें निकली 1, यानी कि हमें क्या पता चलेगा, अब यहाँ पर हम s की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लिसिटी चेक करना चाहे तो हमें क्या मिलेगी, मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, तो देखो वैल्यू रख देते हैं। फॉर्मूला है 2s+1, तो हमको क्या मिला, 2 इंटू एस की वैल्यू हमारी है 1, यानी कि 2 इंटू 1+1 इज इक्वल टू क्या निकला, 3। यानी कि एस की वैल्यू आपको यहाँ पर को एस की वैल्यू तो मिली थी 1, और ये पूरे की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपको क्या मिली, 3। यानी कि अब आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसकी प्लेस पर आप क्या रख सकते हैं, देखो मैं इरेज करके अगर बताऊं, इसकी प्लेस पर आप क्या रख सकते हैं, 3। आपने रख दिया 3। समझ में आया, आपको एस की वैल्यू कहां से मिली, एस की वैल्यू आपने पुट की, एस की वैल्यू मिली तो आपने मल्टीप्लिसिटी निकाली जो है फॉर्मूला 2s+1। तो ये जो वैल्यू रखी तो आपको क्या मिला, 3। तो आपने यहाँ पर पावर में क्या रख दिया, 3 रख दिया। इतनी चीज समझ में आई, तो यहाँ तक आधा क्लियर हुआ, हमें समझ में आया। अगला जो टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है नया टर्म, वो है एल। ओके, अब ये एल क्या होता है, तो देखो जैसे हमारा एस था ना, देखो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने स्मॉल एस और स्मॉल एल से हम इंट्रोड्यूस हुए थे। तो मैंने जैसे बोला कि जब आपके बहुत सारे स्मॉल एल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो आपको एक कैपिटल एस मिलता है। सिमिलरली जब आपके बहुत सारे स्मॉल एल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, कैपिटल एल। ओके, इतनी चीज समझ में आई। और एल आपको क्या बता लो, पहले पहले इतना समझो कि एल की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ, तो देखो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको पता है इन सारे ऑर्बिट की अपनी अपनी वैल्यू होती है। इसे हम बोलते हैं 0, इसे हम बोलते हैं +1, इसे हम बोलते हैं -1, इसे बोलते हैं +2, इसे बोलते हैं -2। इतनी चीज समझ में आई। ये एल की तो वैल्यूज है। तो अगर हमने कैपिटल एल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जहां 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, एक इस ऑर्बिट में, तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू है इन्हें आप ऐड कीजिए। तो कहाँ है, पहला इलेक्ट्रॉन आपकी +2 में प्रेजेंट है तो +2, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ प्रेजेंट है, +1 में, तो आपने +1 किया तो आपको एल की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। यानी कि एल की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो देखो एल की वैल्यू आपको क्या मिली, 3। अब ऐसा नहीं है कि आप एल की प्लेस पर 3 लिख देंगे, नहीं, एल की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखो जैसे आप जब आप क्वांटम नंबर्स पढ़ते थे ना, यहाँ पर को जब आपको L1 मिलता था, जैसे एल की वैल्यू आपको क्या मिलती थी, अलग अलग मिलती थी। मे बी आपकी एल की वैल्यू क्या हो, 0 हो, मे बी 1 हो, मे बी 2 हो, मे बी 3 हो, मे बी 4 हो, कुछ भी हो सकती थी। जैसे हमने देखो यहाँ पर हमने निकाला भी है, जैसे n है ना, n की वैल्यू अगर आपकी 1 होती है तो l की वैल्यू क्या होती है, n-1। देखो l इज इक्वल टू क्या होता है, l इज इक्वल टू होता है n-1। n से अगर एक नंबर माइनस कर देंगे तो आपको l की वैल्यू मिलेगी। तो देखो 1 से मैंने एक माइनस किया तो क्या बना, 0 मिला। और l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। क्यों,
क्योंकि m किसके इक्वल होता है, m इक्वल होता है प्लस L2 माइनस L। इतनी चीज समझ में आई, ये तो बेसिक है, आपने पढ़ा है। तो देखो L की वैल्यू 0 1 2 3 आपको क्या दिखाती है, ये आपको ऑर्बिट बताती है, आपको शेल बताती है, सब शेल, सॉरी सब शेल बताती है। सब शेल मतलब ये देखो L की वैल्यू जब 0 होती है तो हम इसे बोलते हैं ये S शेल में है, 1 होती है तो हम बोलते हैं P में है, 2 में होती है तो D में है, 3 होती है तो F में है, ऐसा ही तो बताते हैं। सिमिलरली आपका कैपिटल L का भी कॉन्सेप्ट है। कैपिटल L आपको क्या बताता है, तो देखो यहाँ पे, देखो मैं नीचे दिखा देती हूँ आपको। कैपिटल एल आपको क्या दिखाता है, ये बोल रहा है अगर एल की वैल्यू अगर आपकी 0 निकली तो ये समझ लेना कि आपका जो कंपाउंड है उसमें जो आपका जो ऑर्बिट है, सॉरी ऑर्बिट नहीं बोलना चाहिए, एनर्जी लेवल है, या फिर आप बोल सकते हैं एटॉमिक स्टेट है, वो एस एटॉमिक स्टेट है, या फिर आप बोल सकते हैं एस एनर्जी लेवल है। ओके, और एल की वैल्यू 1 निकली तो आप बोलेंगे कि आपके पास कौन सा एनर्जी लेवल है, पी एनर्जी लेवल है। एल की वैल्यू 2 निकली तो एनर्जी लेवल हो जाएगा डी, 3 निकली तो हो जाएगा एफ, और 4 निकली तो हो जाएगा डी। यानी कि वही है, एसपीडीएफ ही है, लेकिन यहाँ पर आपने अगर एल कैपिटल लिया है तो आपके एनर्जी लेवल एसपीडीएफ ये भी आपके कैपिटल होंगे। जैसे अगर आपका एल स्मॉल होता था तो एस स्मॉल, पी स्मॉल, डी स्मॉल, एफ स्मॉल ऐसा होता था। सिमिलरली अगर आपका एल कैपिटल है तो आपका एस बी कैपिटल, पी बी कैपिटल, डी बी कैपिटल, एफ बी कैपिटल। समझ में आया? तो देखो हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि एल की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। तो हमने क्या कर दिया, आप यहाँ पे देख लीजिए एल की प्लेस पे एल की वैल्यू 3 है, इट मींस क्या हुई, आपका एनर्जी लेवल क्या हुआ, एफ हुआ। तो यहाँ पर को आप एल की प्लेस पे एफ 3 नहीं लिखेंगे, एल की प्लेस पे क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, क्योंकि आपको एल क्या दिखाता है, एनर्जी लेवल, या फिर आपको एटॉमिक लेवल की इंफॉर्मेशन देता है। तो आपने 3 एफ, इतनी चीज समझ में आया। अब आपने बस निकालना है जे। ओके, अब जे क्या होता है, जे भी बहुत आसान है। जे आपको क्या बताता है, तो देखो जो जे होता है ना, ये होता है समीशन ऑफ एल प्लस एफ एस। ओके, जैसे आप एल एस कपलिंग पढ़ते हैं, एल एस कपलिंग क्या होती है, यही तो होती है जब आपका एल और एस आपस में कपल कर जाता है, ऐड कर जाता है, तो आपको मिलता है जे। और इसी कपलिंग को आप बोलते हैं एल एस कपलिंग, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बस शॉर्ट में ऐसा होता है जब एल और एस आपस में ऐड हो जाता है तो बनता है एल एस कपलिंग। ओके, और मिलता है आपको, बनता है जो प्रोडक्ट होता है उसे आप बोलते हैं जे। ओके, अब देखो जे की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बोला जे किसका समीशन होता है, एल प्लस एस का समीशन होता है। बट अगर हमको जे की वैल्यू को निकालना होता है तो हमको दो टाइप के फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने होते हैं। ठीक है, अब वो दो फॉर्मूले क्या है, तो दो फॉर्मूले कुछ इस टाइप के, ऐसा बोला जाता है कि अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन एस है, मतलब इन केस, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, वेट कीजिए, ये क्या निकला हमारा 3, ये निकला हमारा L, सॉरी ये क्या निकला था F, और यहाँ पर J था। ठीक है, अब हमने J की वैल्यू निकाली है, तो ये बोला जाता है कि अगर इन केस आपका, आपने L और S की वैल्यू निकाली, तो ये बोल रहा है सपोज अगर आपकी L की वैल्यू ग्रेटर देन S है तो उस केस में आपका फॉर्मूला अलग रहेगा, और अगर L की वैल्यू स्मॉलर देन S है तो उस केस में फॉर्मूला अलग रहेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो देखो पहला केस है जब आपका L की वैल्यू ग्रेटर देन S है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा 2s प्लस 1। तो 2s प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करके आपको j की वैल्यू मिलेगी। और अगर इन केस अगर आपकी s की वैल्यू ज्यादा है और l की वैल्यू कम है तो ये फॉर्मूला इसी का उल्टा हो जाएगा, आप s की प्लेस पे क्या रख देंगे, l प्लस हो जाएगा 1। तो ये दो फॉर्मूले का यूज करके आप j की वैल्यू को निकालते हैं। इतनी चीज समझ में आई? तो देखो हमारा D2 कॉन्फ़िगरेशन में s की वैल्यू ज्यादा है या l की वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है l की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, यानी कि L इज ग्रेटर देन S। ओके, तो फॉर्मूला है 2s प्लस 1। तो अगर 2s प्लस 1 को यूज करेंगे तो आपको क्या निकला, S की वैल्यू आपने निकाली है, S की वैल्यू है 1, तो 2s प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 3, यानी कि J की वैल्यू आपको क्या मिली, 3। ओके, इतनी चीज समझ में आई? J की वैल्यू 3 मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आप J की प्लेस पर 3 रख देंगे, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जो J की वैल्यू है वो 3 वैल्यूज आपको मिलेंगी, J के लिए 3 वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक है, और वो 3 वैल्यूज क्या होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। 3 वैल्यूज ऐसी होती है, देखो मैंने जैसे बोला कि जो J होता है वो समीशन ऑफ L प्लस S होता है। ओके, तो L प्लस S तो समीशन होता है J का, लेकिन हम L प्लस S को ही नहीं छोड़ते थे, हम क्या बोलते हैं, जो J होता है वो किसके इक्वल होता है, L प्लस S के इक्वल होता है, या फिर आप बोल सकते हैं L प्लस S माइनस 1 के इक्वल होता है, या फिर आप बोल सकते हैं L प्लस S माइनस 2 के इक्वल होता है, या फिर आप बोल सकते हैं L प्लस S माइनस 3 के इक्वल होता है। ऐसे सो ऑन चलते रहता है जब तक आपका क्या नहीं आ जाता है, जब तक आपका
जब तक आपका L माइनस एस नहीं पहुंच जाता। समझ में आया? यानी कि ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है। तो आपने देखा कि J की आपको कितनी वैल्यूज मिली, 3 वैल्यूज मिली, ठीक है। तो आपको 3 वैल्यू कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले आपको पता है J इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस एस। तो आप L और S को प्लस कर दो। देखो L इज इक्वल टू 3, S इज इक्वल टू 1, तो कितना आया? तो पहला निकला आपको J इज इक्वल टू निकला 4। इतनी चीज समझ में आया? दूसरा J की 3 वैल्यू, पहली वैल्यू आपकी क्या निकली, J इज इक्वल टू 1, आपने पहला फॉर्मूला लगाया। दूसरा फॉर्मूला ये वाला लगाओ, यानी कि L प्लस एस माइनस 1, यानी कि J की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे 3। क्यों? क्योंकि L प्लस एस कितना हुआ 4, माइनस 1 कितना हो गया 3। ओके, तो दूसरी वैल्यू निकली। तीसरी वैल्यू, 3 वैल्यू निकालनी है, तो J की तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली। L प्लस एस तो आप करो, यानी कि 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, बट माइनस 2 कर दो, यानी कि क्या निकला 2। यानी कि हमको क्या है, J की 3 वैल्यूज मिल गई। समझ में आया हमने क्या किया? फॉर्मूले तो आपके ये हैं, ये फॉर्मूले आपको लगाने होते हैं कॉन्टिन्यूसली, ओके। बट कितने फॉर्मूले लगाएंगे वो डिपेंड करता है J की कितनी वैल्यू निकली, वो भी इस फॉर्मूले से। समझ में आया? तो J की हमारी 3 वैल्यू निकली, तो 3 वैल्यू हमने निकाल दी कि मे बी J इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है, मे बी J इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, मे बी J इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, ओके। तो हमारा क्या फाइनली निकला? तो फाइनली हमको 3 टाइप के ग्राउंड स्टेट मिले। देखो 3 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट बोलना चाहिए ग्राउंड स्टेट की। कैसी? एक है हमारा 3F क्या 4, एक है हमारा 3F3, एक है हमारा 3F2। समझ में आ रहा? यानी कि देखो मैंने 3 तो कॉमन रखा है, F कॉमन रखा है, देखो 3 और ये है F। थोड़ा लैपटॉप हैंग कर रहा है। 3F 3F 3F, ओके। अब J के प्लेस में आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। J में भी 4 हो सकता है, J में भी 3 हो सकता है, J में भी 2 हो सकता है। तो मैंने लिखा दिया कि मैंने तीनों वैल्यूज रख दी, कि मे बी फर्स्ट में मैंने लिखा कि J की वैल्यू 4 रख दी, दूसरे में J की वैल्यू 3 रख दी, तीसरे में J की वैल्यू 2 रख दी। इट मीन्स मेरे 3 इक्वेशन यहाँ पर को 3 टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मुझे मिल गई, ओके। अब हमने फाइनली हुंड रूल का यूज करके बताना है कि इन तीनों स्टेट में से मेरी कौन सी ग्राउंड स्टेट होगी, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है, तीनों आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, ओके। लेकिन ग्राउंड टर्म कौन सा होगा, ग्राउंड स्टेट कैसा होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे आपको मैंने बोला, ये हुंड रूल का यूज करके हमको पता चलेगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आई? तो देखो वही चीज यहाँ पर को लिखी है, आपने बस इतना ही काम करना है, एस एल जे की वैल्यू को निकालना है, आसानी से सारी चीजें हो जाएगी। और ये क्वांटम नंबर आप समझे, क्वांटम नंबर आप समझे, क्वांटम नंबर समझा दिया। एल की वैल्यू क्या है? एल आपको एनर्जी लेवल्स, आपको एटॉमिक स्टेट के बारे में बताता है, मैंने वैल्यूज बता दी। ऐसे आपकी टोटल स्पिन जो आपको ये सब बताती है। जे होता है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि एल प्लस एस के इक्वल होता है, साथ ही साथ एल प्लस एस माइनस 1 के इक्वल होता है, साथ ही साथ मतलब इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले होता है। एल प्लस एस माइनस 2 के इक्वल हो सकता है, मे बी एल प्लस एस माइनस 3 के इक्वल हो, तब तक होगा जब तक एल माइनस एस ना हो जाए, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब हमें हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे पता चलेगा कि इन तीनों स्टेट में से कौन सी ग्राउंड स्टेट है? तो मैं यहाँ पर ये इक्वेशन को ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो हुंड रूल का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या था हमारे पास कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म थे? तो पहला था हमारा 3F4, दूसरा था हमारा 3F3, तीसरा था हमारा 3F2, ओके। अब ये 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में से हमने क्या चूज करना है कि कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी और कौन सी नहीं, ठीक है। तो उसको चूज करने के लिए हुंड रूल के हमने 3-4 स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो 3-4 स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैंने यहाँ पर को फॉर्मूला लिख दिया। क्या था हमारा फॉर्मूला? 2s+1, 2s+1, यहाँ पर था L और यहाँ पे था J। यानी कि ये जो आपकी ये 333 है, ये क्या बता रहा है आपको? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये जो F है, ये आपको क्या बता रहा है? L की वैल्यू, यानी कि एनर्जी लेवल की वैल्यू। और 2 3 4 आपको क्या बता रहा है? J की वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे देखो जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो आपको ये जो 3 टर्म है वो किसके बेसिस पे अलग है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे तो सेम है। एल के बेसिस पे भी तीनों सेम है, तीनों की तीनों क्या है? एफ है। लेकिन जे के बेसिस पे ये अलग है। जे के बेसिस पे एक है 2, एक में जे की वैल्यू है 3 और एक में जे की वैल्यू है 4, ओके। तो ये 4 स्टेटमेंट जो दिए है ना, वो अलग अलग की रिस्पेक्ट में दिए। जो पहला स्टेटमेंट है वो आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे, ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि अगर आपके पास अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है और उन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में अगर आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अलग अलग है, जैसे अगर इसकी 3 है तो इसकी 4 होती या फिर इसकी 5 होती, ओके। यानी कि इन तीनों के लिए ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होती? अलग अलग होती। तो उस केस में हम क्या बोलते? वो टर्म जिसके पास हायर वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, वो टर्म आपकी क्या बनती? ग्राउंड स्टेट बनती। समझ में आया ये चीज? यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी के केस पे आपने क्या बोला कि जिस स्टेट टर्म की स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू ज्यादा है
उसके पास ज्यादा नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, और वही स्टेट आपकी ग्राउंड स्टेट बनती। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर को तो तीनों के लिए, तीनों स्टेट टर्म के लिए क्या है, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर को अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब तो दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है, दूसरा स्टेटमेंट है आपके एल के बेसिस पे। ठीक है, एल के बेसिस पे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन केस अगर आपकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम है, अगर आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वहां पर एल की वैल्यू आपकी सेम है, सॉरी एस की वैल्यू यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम है, बट एल की वैल्यूज अलग अलग है। एल की वैल्यू अलग अलग है मतलब यहाँ अगर एफ है तो यहाँ पर मे बी एस होता, मे बी यहाँ पर पी होता, क्योंकि एल की वैल्यू आपको पता है, एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इन्हीं के बेसिस पे हम एल को क्या बोलते हैं, एल आपका एनर्जी लेवल होता है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो उस केस में एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या होगी, एस पी डी एफ जी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमने एफ लिखा है, यानी कि इस केस में जो आपकी एल की वैल्यू है वो क्या है, एफ है, मतलब 3, यानी कि यहाँ पर आपकी एल की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, 3 के इक्वल आई थी, तब आपने यहाँ पर क्या लिखा, एफ लिखा। ओके, तो ये क्या बोलता है कि अगर आपकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कॉमन है और अगर आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म एफ की, सॉरी एल की बेसिस पर अलग अलग है, तो उस केस में आप किस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, जिसके एल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया? यानी कि अगर जी है तो वो ग्राउंड स्टेट बनेगी, अगर एफ है तो वो ग्राउंड स्टेट बनेगी, डी है तो वो ग्राउंड स्टेट बनेगी, पी है तो वो ग्राउंड स्टेट, एस है तो वो सबसे कम चांसेस है उसको ग्राउंड स्टेट बनने के। समझ में आया? यानी कि अगर आपका डिफरेंस किसके बेसिस पर आ रहा है, एल के बेसिस पर आ रहा है, तो मोर एल की वैल्यू जिसके पास होगी, जिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के पास होगी, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। समझ में आया? दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, तीसरा स्टेटमेंट होने वाला है आपकी जे के बेसिस पे, जो हमारा यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमारा मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, एफ की वैल्यू यानी कि एल की वैल्यू, हमारे एनर्जी लेवल्स भी सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, जे की वैल्यूज पे। ओके, तो जे की बेसिस पे क्या बोल रहा है, जे की बेसिस पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट तब हम लोग अप्लाई करेंगे जब हम देखेंगे कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फील्ड है या फिर लेस देन हाफ फील्ड है। ओके, तो आपको पता है हमने तो यहाँ D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी। D2 कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हुआ, लेस देन हाफ फील्ड भी नहीं है, ये क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है। तो हम यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्योंकि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कब अप्लाई होगा, जब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो मोर देन हाफ फील्ड होगा, जैसे हम बोलते हैं D7। ओके, तो D7 के केस में हम ये वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑर्बिट है, हमारा जो डी ऑर्बिट है वो हाफ फील्ड से ज्यादा है। इतनी चीज क्लियर आई? तो तब हम ये वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं, बट अभी हमने ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि हम ग्राउंड स्टेट उस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को बोलेंगे जिसके लिए जे की वैल्यू क्या है, लोअर है। तो अब आप खुद देख लीजिए, ये तीन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में जे की वैल्यू कम किसके लिए है, लोअर किसके लिए, ऑब्वियस सी बात है इसके लिए है। तो ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में से हमने ये चेक कर लिया कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है। समझ में आया? इतना इजी था, बट ये है कि मुझे आपको समझाना है, आपको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, किसको आ रहा हो किसको नहीं आ रहा हो, तो मुझे थोड़ा चीजों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट होप आपको समझ में आएगा। तो देखो अभी तो यहाँ पर जे के रिस्पेक्ट में ये तीनों टर्म सिंबल्स क्या है, एक दूसरे से अलग है, ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है, अलग है। मे बी ये मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे भी अलग हो सकती थी, मे बी इनको मैं ऐसे लिख देती कि इनको क्या कर देती थी, यहाँ पर तो मैं इनका कॉमन कर देती और मल्टीप्लिसिटी अलग कर दी, जैसे इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 की, इसकी 4 कर देती, इसकी 5 कर देती, और ये इनकी जे की वैल्यू कॉमन कर देती 4 4। तो उस केस में कैसे पता चलता है किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी, मतलब कौन एज अ ग्राउंड स्टेट की तरह एक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। तो मैंने क्या बोला, जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज्यादा, और वो आपका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि कौन करता है, ये करता। समझ में आया? और अगर इनकी सारी वैल्यू सेम होती, एल की वैल्यू डिफर होती, तो हम क्या करते, जिस स्टेट टर्म के लिए, जिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के लिए एल की वैल्यू ज्यादा होती, वो टर्म आपकी ग्राउंड स्टेट की तरह एक्ट करती। अगर हम जे की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या होगा, अगर हमारा, हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फील्ड है या फिर हाफ फील्ड है, तो उस केस में जिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में जे की वैल्यू कम होती, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फील्ड है, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जहां पर जे की वैल्यू ज्यादा होती, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते। समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल हो गया, होप समझ में आया हो। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको कराऊं या फिर टाइम बहुत ज्यादा हो गया? ठीक है, तो आप इतनी चीज समझ में आए, या हम एक और एग्जांपल यहाँ पर को डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, हमको सब चीजें खुद ही समझ में आएंगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम किसका ले लेते हैं, दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो D5 कॉन्फ़िगरेशन का ले लेते हैं। ठीक है, D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या करना है, देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया, फॉर्मूला है आपका 2s + 1,
यहाँ पर है आपका L, यहाँ पे है आपका J, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला। आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, पहले हमने बना लेना है अपना d ऑर्बिट, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इनमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5, हाफ फिल्ड है पूरा, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, चलो s की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला है, s की वैल्यू किसके इक्वल होता है, इन सबकी स्पिन के इक्वल। तो सारी की सारी क्या है, क्लॉकवाइज है, सबके सब ऊपर वाली है, यानी कि सबकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, प्लस हाफ की इक्वल। यानी कि प्लस हाफ तो आपके पास है, बट कितने प्लस हाफ है, इंटू 5, 5 प्लस हाफ है, 5 है ना आपके पास, 5 स्पिन है, तो कितनी वैल्यू होगी, ये होगी 5/2। आपको कितनी मिली, s की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 5/2। तो निकल गया s की वैल्यू, इतनी आसान थी। अगला s की वैल्यू निकाल दी, तो आप पूरी स्पिन की वैल्यू निकाल दो। तो स्पिन की वैल्यू क्या होती है, 2s+1, यानी कि यहाँ पर आप s की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 5/2 +1, यानी कि ये इससे कटा, यानी कि 5 + 1 = 6। तो आपको स्पिन की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो आप यहाँ पर कोई इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो देखो मैं इसको कैसा सिंपल करती हूँ, अब मैंने लिख दिया 6Lg। समझ में आया, कितना आसान था। अब हमने s निकाल दिया, तो मैं अब s को इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब नीचे नीचे को नहीं चलते हैं, ठीक है। s को मैंने इरेज कर दिया। अब मैं दूसरी वैल्यू निकालती हूँ, जो है मेरी l की वैल्यू, ठीक है। अब l कैसे निकलेगा, तो आपको पता है l की वैल्यू कैसे निकालते हैं। l की वैल्यू देखो, इसको हम बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं +1, इसको बोलते हैं +2, और इसको बोलते हैं -1, इसको बोलते हैं -2। अब यहाँ पर l की वैल्यू क्या निकलेगी, l की वैल्यू आप खुद देख लीजिए, आपके पास +1 है, -1 है, तो ये इसको काट देगा। +1 है, सॉरी +2 है, -2 है, तो ये इसको काट देगा। +1 है, -1 है, तो ये इसको काट देगा। बचा क्या, 0। तो l की वैल्यू क्या बच गई, सिर्फ 0। ये तो कैलकुलेशन होगी, तो l की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0। तो L की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो हमको पता है L की वैल्यू 0 होगी, तो आपका एनर्जी लेवल क्या होगा, S होगा। और L की वैल्यू 1 होती तो एनर्जी लेवल क्या होता, P होता। 2 होती तो क्या होता, D होता। 3 होती तो क्या होता, F होता। अगर 4 होती तो क्या होता, G होता। तो अब हमने क्या करना है, L की वैल्यू हमारी क्या आई, S0 निकली, तो L की वैल्यू क्या हो गई, S होगी। तो L की प्लेस पर आपने क्या रख देना है, L को भी मैं इरेज कर देती हूँ। L की प्लेस पर आपने क्या रख देना है, सिंपली। तो इसको और सिंप्लीफाई करके हमने क्या लग दिया, L की प्लेस पर S, नीचे बचा आपका J, ओके। अब J की वैल्यू क्या आएगी, तो J की वैल्यू हमको पता है, हमने क्या फॉर्मूला लगाना होता है, तो देखो हमको J के लिए 2 फॉर्मूले लगाने होते हैं। एक फॉर्मूला होता है जब आपका L इज ग्रेटर देन S, दूसरा फॉर्मूला होता है व्हेन S इज ग्रेटर देन L। और हमको पता है यहाँ पर को L तो कितना है, 0 है, S कितना है आपका, S है आपका 6, सॉरी S कितना आया था आपका, 1 आया था ना, S कितना आया था, सॉरी 5/2 आया था, ठीक है। तो अब S आपका है 5/2, तो ऑब्वियस सी बात है 5/2 इज ग्रेटर देन 0। तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 2L+1, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, 2s+1। तो फॉर्मूला आपका क्या निकला, 2L+1, ठीक है। तो 2L+1 में आप L की वैल्यू रख दीजिए। देखो देखो 2, L की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 0 +1, तो वैल्यू क्या निकली, J की वैल्यू कितनी निकली, 1। तो आपको पता है J के लिए जो वैल्यू आएंगी वो सिर्फ एक वैल्यू आएगी, और वो एक वैल्यू किसके इक्वल होगी, L+S के इक्वल होगी। L और S कपलिंग के इक्वल होगी, यानी कि L और S को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अब आप खुद बता दीजिए। देखो L+S किसके इक्वल होता है, L की वैल्यू है आपकी 0, S की वैल्यू कितनी है, 5/2, यानी कि J की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 5/2। तो आपको क्या मिला, अब आपने J की प्लेस पे क्या रख देना है, अपनी वैल्यू जो है 5/2। तो आपको क्या निकली ग्राउंड स्टेट, 6s 5/2। तो ये बन गई आपकी ग्राउंड स्टेट। अब आपको यहाँ एक ही ग्राउंड स्टेट मिली, क्यों, क्योंकि J के लिए वैल्यू आपको सिर्फ एक मिलनी है, वो कितनी है, 5/2। अगर जैसे हमने ऊपर वाले केस में क्या निकाला था, J के लिए हमारी जो वैल्यू निकली थी वो कितनी निकली थी, 3, और 3 निकली थी, तो हमने पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया, L+1, फिर लगाया S+1 -1, दूसरा फॉर्मूला क्या लगाया, L+S-2। तो क्योंकि हमें 3 वैल्यू, अगर 4 निकली होती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, 2 निकली होती तो हम यही तक फॉर्मूला लगाते, 1 निकली तो हमने सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया L+S। तो हमने L+S लगाया, तो हमारी वैल्यू क्या निकली, 5/2। तो आपको सिर्फ एक ग्राउंड स्टेट यहाँ पर मिली, मतलब एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट आपको मिली, और वही स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट आपकी ग्राउंड स्टेट बन गई, जो कि किसके इक्वल है, 6s 5/2 के इक्वल है। समझ में आया। अब यहाँ पर 2-3 होती तब आप हुंड रूल लगाते, लेकिन 2-3 है ही नहीं, तो हम हुंड रूल क्यों लगाए। समझ में आया। तो यही था आपका आज का लेक्चर, जो है आपका कौन सा, हमारा लेक्चर है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का। समझ में आया। तो होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। मैंने आपको ट्राई किया मैं आपको क्लियर करा सकूं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को क्लियर कराना होता है। तो होप लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी हम लेक्चर को यही फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।